Hello everyone. Hi people. Good morning. Very happy good morning to all of you. माफ़ी चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा डिले हो पाया, इसके लिए रियली रियली सॉरी। और सीधा जुड़ते हैं बिना किसी देरी के आज के जो हमारे तो वी विल ज्वाइन। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम मोस्ट वेलकम ऑन आवर सिविल सर्विस प्रिपरेशन पेज। Yeah, thank you. मैम हाउ आर यू मैम? Yeah, I'm completely fine. You say, how are you? जी मैम आई ऑल्सो फाइन। Okay. तो मैम बिना किसी देरी के हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज आप सबसे मैं माफी चाहना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का डिले हुआ। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज के जो हमारे गेस्ट प्रियंका मीना मैम, जो कि 2013 बैच की एक आईपीएस ऑफिसर है, राइट नाउ पोस्टेड एज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लोहारगढ़ इन झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया। मैम सबसे पहली चीज तो ये है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा कौन सा पॉइंट आया जहां से आपने अपनी जो जिंदगी है उसको सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी के थ्रू आपने वहां से मोड़ लिया, उस डायरेक्शन में आपको जाने की एक पॉइंट कौन सा था जहां से आपने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना Actually, my father applied for exam. मतलब he couldn't get it. तो he had a dream कि नहीं मेरा कोई भी बच्चा या लड़का या लड़की जो भी है वो भी इसको एक बार अटेम्प्ट ले या क्लियर करे। तो वहां से ही स्टार्ट हुआ कि नहीं नहीं सिविल सर्विसेज देना है। है? ओके मैम। मैम नेक्स्ट चीज है कि सिविल सर्विस की पहली सीढ़ी से और लोहारदगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तक की जो आपकी जो यात्रा थी, इसमें आपके क्या क्या फेलियर्स थे, आपने कितने अटेम्प्ट दिए और वहां से आज तक जिस स्टेज पे आप पहुंचे हो, और ये जो कारवा है ये अब जाके थमा है, तो कितने आपने अटेम्प्ट दिए, क्या क्या फेलियर आपने फेस किए, क्या क्या सोशली प्रेशर आपने फेस किए? मैम प्लीज हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए ताकि उनको ये इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि मेरा जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो जो फेलियर वाली जो फीलिंग होती है मतलब लकीली आई कुडंट फील इट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी बहुत सारे सोशल ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि जब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद घर में बताया कि नहीं नहीं सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, तो सब लोग पहले कि नहीं नहीं तुम्हें ना अभी पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तुम एक साल तैयारी करोगी देन यू विल रियलाइज कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद में आप कोचिंग सोचते हो कि एग्जाम में दे चुकी थी, उसके बाद आई स्टार्टेड कि चलो कुछ सर्च करते हैं कोचिंग वगैरह के लिए। तो जब मैंने सोचा कि चलो कोचिंग ढूंढते हैं, तो कोचिंग में जब गए तो लोग डिस्कस कर रहे थे कैसा पेपर हुआ, क्या हुआ, प्रीलिम्स हो चुका था ऑलरेडी, तो कैसा हुआ, तो सब लोग डिस्कस करते सीसेट पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिर जब मैंने बोला कि नहीं मेरे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो गए, मैंने तो 2 बार भी पढ़ लिया था, तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सबका मतलब रिप्लाई ये था, हंसने लगे कि नहीं नहीं अभी बच्ची हो तो अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट एग्जाम। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस मतलब एग्जाम देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा शायद, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन आ गया कि नहीं शायद नहीं होगा, ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ये चीजें होती है, मतलब आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं, मोटिवेट करने के लिए भी मिलते हैं, वो पैरेलल चलता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि आई डिड ए मिस्टेक कि जब मैं डिमोटिवेट हो गई, और डिमोटिवेट होने के बाद क्या होता है कि यू डोंट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की। मुझे लगा कि नहीं होना इस बार, तो इतने लोग बोल रहे हो तो नहीं होना ऑब्वियस है। तो फिर मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। जब मेंस हो गया तो रिजल्ट तक नहीं देखा। उसके बाद एक दिन ऐसे ही किसी ने मोटिवेट किया कि नहीं रिजल्ट तो देखना चाहिए, कम से कम यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो मैंने ज्यादा नहीं तो तुम रोल नंबर देखना ही सीख लोगी। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा, देखा कि सिलेक्शन हो गया था, प्रीलिम्स निकल चुका था। अब मेरे पास टाइम नहीं था, 1 मंथ बचा था, तो आई वाज शॉक्ड कि 1 मंथ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आई थिंक जो डिमोटिवेट करे वो हम लोगों को नहीं सीखना चाहिए। तो आपको अगर कोई मोटिवेट कर रहा है तो लर्न फ्रॉम दैट, बट अगर वो डिमोटिवेट कर रहा है तो बिलीव इन योर सेल्फ। रियली रियली आप सभी एस्पिरेंट्स इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैम की जो जर्नी है वो सचमुच में कितना एक अद्भुत है और बहुत ही अकल्पनीय है। उनको उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से इन चीजों में इन्वॉल्व रखा,
काफी सारी चीजें जो सभी एस्पिरेंट्स अभी फेस कर रहे हैं या करेंगे, तो वो सब चीजें जो मैम के साथ भी हुई है, तो उन्होंने अपने आप को कैसे इस चीज से डील किया। ओके मैम। मैम नेक्स्ट चीज है कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो आपने इंडिविजुअल इन सबके लिए अलग से टाइम दिया या फिर आपने एक ही साथ इन तीनों को पैरेलल लेके चले? और एनसीईआरटी प्लस जो न्यूज़पेपर है उनका कितना बड़ा रोल आपके सिलेक्शन के अंदर रहा है मैम, प्लीज टेल अस। जैसे एज आई टोल्ड यू कि मेरा प्रीलिम्स मैंने मतलब कॉलेज के साथ ही दे दिया था, तो कॉलेज के लास्ट एग्जाम और प्रीलिम्स के एग्जाम में 15 डेज बचे थे। और कॉलेज में मुझे लग रहा है अपीयरिंग होते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो। तो 15 डेज बचे थे तो आई कुडंट प्रिपेयर, मतलब बहुत थ्रोली आई कुडंट प्रिपेयर। बट हाँ, मैंने सी सेट, क्योंकि सी सेट नया आया था, तो मैंने सी सेट का जो बुक थी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि आई न्यू कि जीएस नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में। और उसके बाद जो है न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने बताया ना 1 मंथ बचा था, तो 1 मंथ में आई वाज शॉक्ड कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। लेकिन हाँ, फिर मैंने रियलाइज किया कि एटलीस्ट जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है वो मैं पढ़ लूं। तो एनसीईआरटी जो है वो मैंने स्कूलिंग वगैरह में जो पढ़ी थी, कॉलेज वगैरह में मैंने थोड़ा रिवाइज कर ली थी। दूसरा है कि न्यूज़पेपर आई नेवर लेफ्ट। मुझे लग रहा है न्यूज़पेपर ऐसी चीज है, मतलब सम पीपल थिंक कि न्यूज़पेपर की बजाय हम लोग कोई सीरीज पढ़ ले जिसमें, या कोई मैगजीन पढ़ ले जिसमें करंट्स होता है। लेकिन मैगजीन नहीं आपका न्यूज़पेपर को वो करेगा, रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि मैगजीन उसका शॉर्टकट है। पर न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आपको ब्रॉड आइडियाज मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट थिंग्स, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द पेपर। हम लोग गलती यही करते हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वो सोच लेते हैं पर वो पेपर पे उसको नहीं ला पाते। लेकिन ऑब्वियस है, यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, आप उसके सामने तो बैठे नहीं हो। आपको जो भी आपका टैलेंट है आपको पेपर पे लाना आना चाहिए। वो जो पेपर पे लाने वाला जो तरीका है, वो या तो आप लिटरेचर स्टूडेंट रहो, जैसे आई वॉज लिटरेचर स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर वॉज माई सब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई लिटरेचर स्टूडेंट नहीं है तो न्यूज पेपर इज द मस्ट। यू कांट रिप्लेस इट विद द मैगजीन। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर में जो एक मिस्टेक मैंने की, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई डिडंट प्रिपेयर इन दिल्ली, आई वाज इन जयपुर ओनली, क्योंकि आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो मैंने जयपुर वर्जन पढ़ा। तो बिकॉज आई एम फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर वर्जन में क्या होता है ना, हिंदू के जयपुर वर्जन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली वर्जन। तो अगर हिंदू आप पढ़ रहे हो तो कोई भी हिंदू नहीं चलेगा, आपको दिल्ली वर्जन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली वर्जन है वो ही आपको वो एडिटोरियल वाला जो थॉट प्रोसेस है जो सिविल सर्विसेज के लिए काम आता है वो आपको देगा। तो ऑलवेज रीड द हिंदू दिल्ली वर्जन बट नॉट अनदर स्टेट्स वर्जन। तो ये मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मुझे लगा मैं 6 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ती रही, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि वो वर्जन अलग था। तो दिल्ली वर्जन और उसका एडिटोरियल पार्ट, नेवर मिस इट, साइंस टेक एंड एडिटोरियल पार्ट। ओके मैम, तो मैम ने कि न्यूज़पेपर का कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया, उन्होंने बोला कि नेवर लेफ्ट इट, चाहे कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़े तो इसके बिना चीजें थोड़ी ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके मैम। मैम नेक्स्ट चीज है कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन करी तो कभी कभी एक ऐसा फ्लो आता है कि जब हम डिमोटिवेट होते हैं या हमें लगता है कि हम लेट गो करना चाहिए यहाँ से, और अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने भी ये सब चीजें फेस हो रही है कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस दौरान उन्हें कुछ दिन तक तो बड़ा एनर्जेटिक लगता है और अपने आप को लगाए रखते हैं, लेकिन बाद में एक ऐसा जोन आता है जहां से लगता है कि नहीं यार यहाँ से छोड़ना चाहिए। तो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान कैसे अपने आप को एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रखा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान? आई थिंक इट्स स्टूपिड थिंग व्हाट वी डू। जैसे मेरा ये था कि मतलब समझ में नहीं आता ना, कभी कभी यू फील डिमोटिवेटेड, ये होगा, सबके साथ होगा। ये कुछ चीजें ऐसी है जो बेस है, एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, या डिमोटिवेट हो गए, या लोग मोटिवेशन के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, ये ऑन एन एवरेज सबके साथ होता है। तो जब मेरे को लगता था डिमोटिवेट होते तो मैं आई यूज टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट कि जैसे ही लग रहा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मैं वॉक करना शुरू करती थी। तो मैं वॉक, क्योंकि वॉक की आपकी लिमिट होती है, अब मूवी देखने की लिमिट नहीं होगी, सीरियल्स देखने की लिमिट नहीं होगी, आपके जो भी आजकल तो नेटफ्लिक्स का जमाना है, तो नेटफ्लिक्स देखने की आपकी लिमिट नहीं होगी, आप एक मूवी, दूसरी मूवी, तीसरी मूवी। तो मैं क्या करती थी, वॉक करती थी, कि जैसे रूम से निकले एंड वॉक करना शुरू कर दिया। आप कितनी दूर जाओगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, थक जाओगे। जब आप थक जाओगे वापस आओगे, वापस आके आप सो जाओगे। तो वही मैं करती थी, मैं वॉक करती थी जब तक थकती नहीं थी, और वॉक करते करते ऐसे रैंडम गलियों में चली जाती थी, फिर वापस आती थी, देन आई यूज्ड टू स्लीप, किया सो गए, उसके बाद उठते थे तो यू फील फ्रेश, कि आपको लगता था इतना चल के ना टाइम वेस्ट किया। तो अपने आप रियलाइज होता है कि पढ़ लो यार, टाइम वेस्ट काफी हो गया है। देन दूसरा है कि जब बहुत ज्यादा लगता था कि आप अकेले तैयारी करते हो,
तो मुझे लगता था कि अब अकेले हो तो क्या करो। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। कुछ लोग मतलब मुझे देखा है, कुछ लोग तो टॉय से भी खेलते, टॉय कार घुमा रहे हैं। कुछ लोग है कि जैसे कि चलो ठीक है घर पे किसी से बात कर लिया। कुछ लोग है टाइम पास के लिए कुछ भी रैंडम करते हैं लोग। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉक, लेकिन सबके लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ कुछ आप करें। मेरा सिर्फ इतना है कि सपोर्ट सिस्टम, जैसे लोग गलतियां करते हैं, सपोर्ट सिस्टम में लोग ग्रुप ढूंढने लगते हैं। ग्रुप ढूंढने के चक्कर में क्या होता है, अगर वो ग्रुप आपका स्टडी करने वाला है तो इट्स ऑलवेज बेटर। बट अगर वो स्टडी करने वाला ग्रुप नहीं है, घूमने वाला ग्रुप है, जैसे लोग राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में घूमते रहते हैं, तो अगर वो चाय पीने वाला और डिस्कशन करने वाला ग्रुप नहीं है तो अवॉइड द ग्रुप। क्योंकि यूपीएस ओके। ओके मैम। तो मैम मैम ने जो अपना बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर रियली रियली बहुत एक तरह से कहा तो करेज ही कह सकते हैं हम, या बहुत ही उनका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज में। उन्होंने अपने आप को बस इसी चीज के लिए रखा कि उनको वॉकिंग अच्छा लगता था, कि उसके बाद वो इस एग्जाम से कनेक्ट हो पाई थी। मैम एक बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है, वो बहुत ही जो इस टाइम सभी लोगों के जहन में चलता है, सबके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इतनी सारी रंग बिरंगी और चमकती हुई किताबें मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। उन सबकी बोझ के तले दबे हुए एस्पेरेंट्स को कैसे वहां से मतलब एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन की जाए, मतलब एक सुलझी हुई। बिकॉज हम जब जाते हैं तो मार्केट में जब बुक की शॉप पर देखते हैं तो ये नोट्स ले लो, ये बुक्स ले लो, ये कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो आपने विदाउट कोचिंग ये प्रिपरेशन की, या फिर आपने सेल्फ स्टडी करके की? तो प्लीज मैम, कि ताकि इन चीजों से अवॉइड किया जा सके और एक बैलेंसिंग स्टडी की जा सके और भटकाव से दूर रहा जा सके। तो कोचिंग के मामले में जैसे आई वाज आल्सो न्यू कमर, मैं प्रीलिम्स दे चुकी थी। प्रीलिम्स देने के बाद जैसे मैंने बताया मैं कोचिंग में गई, लोग डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने काफी मजाक ही बना दिया था। तो कोचिंग के बारे में मुझे लगता है कि पहले आप अपनी वीकनेसेस देख लो। हम हमेशा ना वीकनेसेस तो देखते ही नहीं है, हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे सब चल रहे हैं या सब चलने को बोल रहे हैं। डोंट डू दिस। क्योंकि आपकी लाइफ बहुत लिमिटेड है। अब मेरा सिंपल फंडा था कि अगर मैं मान लो 21 साल की हूँ, 21 साल अगर मैं 5 साल तैयारी करके मान लो फर्स्ट रैंक भी ले आऊं, लेकिन मेरे 5 साल लाइफ के चले गए। एंड लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी एग्जाम। तो मुझे था कि हाँ मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है। आई वॉज वेरी क्लियर कि स्मार्ट स्टडी करनी है और मुझे फर्स्ट टाइम में ही निकालना है। एनी हाउ अगर फर्स्ट टाइम में नहीं निकलता है तो ठीक है, सेकंड टाइम लास्ट। सेकंड टाइम के बाद आई वॉन्ट वेस्ट माई लाइफ। बट इट डजंट हैपन विद एनी वन। ये सबके साथ नहीं होता क्योंकि वी डू मिस्टेक्स। आई ऑल्सो डिड मिस्टेक्स। आई टोल्ड यू कि हिंदू पेपर मैंने पढ़ती रही 6 महीना, कुछ मीनिंगलेस था। तो कोचिंग के मामले में मैंने एक थोड़ा सा ठीक हो गया था मेरा कि कोचिंग में मैंने पहले सोचा कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूं। तो मेरा वीक पॉइंट्स था क्योंकि मैं आई वाज आर्ट्स स्टूडेंट, तो आई वाज हैविंग द इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट। तो मेरा वीक पॉइंट था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा वीक था, साइंस मेरा वीक था, करंट वीक था, जैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। तो मैंने न्यूज़पेपर पे फोकस किया क्योंकि इट वाज माय वीक पॉइंट। न्यूज़पेपर पे फोकस किया। मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया क्योंकि मेरा आर्ट्स था। लेकिन आपको कोई लोग बोलेंगे कि बिना आंसर राइटिंग के नहीं निकल सकता। इट्स ट्रू। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, आंसर राइटिंग इज मस्ट। तो आपको अपने वीक पॉइंट पे आप जाइए। तो मेरा वीक पॉइंट था कि भी हाँ मुझे साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स नहीं आता। तो मैंने इकोनॉमिक्स पे पहले मैंने कुछ कोचिंग ज्वाइन की थी, बट आई कुडंट कंप्लीट इट क्योंकि मेरा मेंस बहुत नजदीक था। मैंने मेंस से 1 डेढ़ महीना पहले ही सोचा था कि प्रीलिम्स के लिए कोचिंग करूं, क्योंकि प्रीलिम्स तो मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, मतलब दिल्ली आने से पहले। तो फिर जब कोचिंग वो हो नहीं पाया था उस एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ मैंने इकोनॉमिक्स एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट ज्वाइन किया था। मैंने वो नहीं किया कि 9-10 सब्जेक्ट आपके चल रहे हो और आप एक साथ कोचिंग ज्वाइन कर लो और साल भर कोचिंग करते रहो। साल भर आप कोचिंग करोगे, दिन में दो क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आपको टाइम कहाँ बचेगा? एक साल तो आपका ऐसे ही चला गया कोचिंग करने में। फिर नेक्स्ट साल आप उसको प्रिपेयर करोगे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो नेक्स्ट साल निकाल लोगे। लोग उसे फर्स्ट अटेम्प्ट बोलते हैं, और मेरे हिसाब से लगता है कि आप 23-24 साल या 25 साल या 27 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप अपनी लाइफ के 6 साल वेस्ट कर चुके हो। तो मेरा यह था कि अगर मैं जिस टाइम एलिजिबल हूँ, जैसे आई वाज एलिजिबल इन फेब 16, और लास्ट डेट थी उसकी एलिजिबिलिटी की 20th फेब। 20th फेब लास्ट डेट थी। तो मैं मेरा में मतलब वही कुछ दिन का डिफरेंस था। तो उस दिन में मैंने आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो आप जब देखोगे तो आई एम नॉट सो मच पॉपुलर, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द सोशल मीडिया। I started in Corona period because I thought कि Corona is different, and I only did my job. So I was good at my job, but I was not good at social media. So I started last year only. So at that time I
क्लियर इट। लेकिन हम लोगों का जैसे होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, इट्स अ बिग थिंग यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 25-26 साल में क्लियर कर रहे हो, आप 4-5 साल का प्रिपरेशन करके क्लियर कर रहे हो, तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ गिविंग द अटेम्प्ट। अभी तो मुझे लग रहा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अटेम्प्ट बहुत एनफ है। अगर आप 5-6 अटेम्प्ट है, मोर देन एनफ। बिकॉज आई रिमेम्बर माई डे, आई वॉज नॉट गुड एट जीएस एंड आई डिडंट हैव द टाइम। तो मैंने सोचा कि जिसमें मैं अच्छी हूँ उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, मुझे एग्जाम पास करना है ना। आई डोंट वांट टू बी द लेक्चरर और पीएचडी होल्डर। आई जस्ट वांटेड कि हाँ चलो मुझे एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम पास करना है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही करो। तो मेरे को लगा कि मेरा जीएस 15 दिन में नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड ओनली 15 डेज। तो 15 डेज में जीएस पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने जीएस टच भी नहीं किया। तो मेरा जीएस में मुझे हेल्प किया मेरा एनसीईआरटी का जो बैकग्राउंड था या आर्ट्स बैकग्राउंड था, हिस्ट्री ज्योग्राफी आई रेड इन दी स्कूल, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया। लेकिन अगर किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट्स योर वीकनेस। इट वॉज माई प्लस पॉइंट, बट इट कैन बी वीकनेस फॉर समवन। बट मेरा मैथ्स वीक था, बिकॉज आई वाज आर्ट्स स्टूडेंट। तो मैंने मैथ्स पे फोकस किया, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया और रीजनिंग पे फोकस किया। तो इन चीजों पे वीक उसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। एंड यू हैव टू बी एवरेज, आपको एवरेज करना है ना। यू कांट गेट 100 आउट ऑफ 100 जैसे स्कूल में मिल जाता है। तो एवरेज करो ना यार। आपको प्रीलिम्स में क्या है, मार्क्स ऐड नहीं होते, आपको क्लियर करना है। तो मैंने सीसेट में अच्छा किया, जीएस में मैं वीक थी एट द टाइम। द जनरल कट ऑफ वाज आई थिंक 209 or something, 309, I don't remember particularly, but हाँ it's not 9 digit in 2012 it was 9 digit। तो 9 था and I got to 242 something। तो 9 and 42 का बहुत डिफरेंस था। तो I got that kind of numbers, तो it was quite well, even more than cut off। बट उसके बाद आप मेंस में आते हो, तो मेंस में मैंने बताया मेरा इकोनॉमिक्स और साइंस टेक वीक था। तो मैंने इकोनॉमिक्स और साइंस टेक पे अपनी एनर्जी लगाई, न्यूज़पेपर पे एनर्जी लगाई, क्योंकि मेरा राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग था। आर्ट्स स्टूडेंट ऑब्वियस आप इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर, तो आपकी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। आपके बचपन से आप वही पढ़ रहे हो, तो आप 3 साल कॉलेज में पढ़ लो, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव। तो आप राइटिंग स्किल पे मत फोकस करो, आप अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो। तो मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस किया और मैं बाकी सब्जेक्ट में एवरेज थी, इसमें भी एवरेज थी। तो ऑन एन एवरेज मैं एवरेज स्टूडेंट हो गई हर सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट में जब आप एवरेज हो तो आप मार्क्स अच्छे ही लाओगे। आप हो सकता है किसी में बहुत अच्छे लाओगे, किसी में on average आप अच्छे मार्क्स लाओगे। तो जब अच्छे मार्क्स लाओगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू। तो आपको एवरेज बनना है। लोग क्या दिखे, मेरे को दिखती थी, लोग बोलते थे नहीं ये पढ़ो इसमें सब कवर हो जाएगा। अरे भाई मैंने लॉजिकली आप सोचो, इतनी बड़ी बुक देखोगे, मैं तो उसको देख के मेरे को लगता था क्या ये बुक में 2 साल में पढ़ पाऊंगी तो इसकी गारंटी क्या है कि याद रहेगा। ऑब्वियस है, एक बुक तो पढ़नी नहीं है, यूपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसीलिए ना इतनी मोटी बुक देखो, अवॉइड इट। फर्स्ट थिंग अवॉइड इट, डोंट रीड इट यार। इतनी मोटी बुक आप पढ़ के भले पीएचडी होल्डर बन जाओ अगले 2 साल में, लेकिन आपकी लाइफ के 2 साल चले गए उस बुक पे। अब याद करने का कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो बेसिक बुक्स पढ़ो। जो इतने भी जो जल्दी निकालते हैं वो यही एक स्मार्ट वर्क यही करते हैं। आप डिसाइड कर लो पहले ही, फर्स्ट वीक 2 वीक भले 3 वीक लगाओ, 1 महीना लगाओ, डिसाइड कर लो आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो जो पढ़ना है उसको आप मार्क कर लो, उसको 2-3 बार पढ़ो। लेकिन ऐसा मत करो कि यार मैं सब कुछ कवर कर लूं, साइंस पढ़ रहा हूं तो साइंस का पूरा ब्रह्मांड ही पढ़ लूं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इट वोंट वर्क। तो पिछले 5-7 साल के पेपर देख लो, पेपर में जिस क्वेश्चन से, जिस सिलेबस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस सिलेबस पे फोकस करो, उसको अच्छे से रख लो और बाकी सिलेबस को ऑन एन एवरेज पढ़ लो। तो आपका ऑन एन एवरेज यू विल मतलब यू विल बी एट द गुड पोजीशन कि आप एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक कोचिंग का भी यही है, कोचिंग आप सेलेक्ट कर लो आपके वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया, और आपने कैसे मतलब एक टाइम के साथ साथ अपने वीक पॉइंट्स को दूर किया, और हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और मैम ने मेरा अगले क्वेश्चन का जवाब भी इसी में दे दिया कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। मैम एक एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन जो हमने अभी कमेंट सेक्शन के थ्रू लिया, ग्वालियर से आया मयंक रंजन का कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम जीरो लेवल to good answer, because I am doing well in objective but not in descriptive. Please ma'am suggest me and how I develop my writing skill. मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्टिव में इतना नाइस कर दें कि काफी अच्छा हमारा स्कोर रहता है, और जैसे ही हम लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये आंसर मेरा काबिल होगा कि नहीं होगा, ये मार्क्स दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा। तो एक बेटर आंसर की तरफ कैसे बढ़ा जाए बिल्कुल एक जीरो लेवल से।
जैसा कि आपने अभी ऊपर वाले जो क्वेश्चंस में अपना जवाब भी दिया, बट थोड़ा और अच्छे से क्लियर करिए इस चीज को मैम। जैसे आंसर राइटिंग का मुझे लगता है कभी कभी जैसे लगता कि है। आप आंसर राइटिंग अगर बेसिक की बात करें, जैसे क्योंकि आई है माई सिबलिंग्स जिनको आंसर राइटिंग में इशूज है क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है। तो बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से आंसर राइटिंग में इशूज होते हैं। और आंसर राइटिंग मैंने बोला था ना, एग्जामिनर आपके सामने नहीं बैठा है, तो आपको जो भी उसको समझाना है अपने पेपर पे समझाना पड़ेगा। आप उसको बोल के या एक्सप्लेनेशन दे के नहीं समझा सकते। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आप अगर 5 वर्ड्स भी लिख रहे हो तो आपका जो फ्रेंड है या रूममेट है वो उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर वो नहीं समझ रहा है और आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो समझ लो कि आपकी आंसर राइटिंग इज नॉट प्रॉपर। अगर आपको एक्सप्लेन करके राइट। एग्जामिनर के टाइम आपको मौका नहीं मिलेगा कि वो बुलाएगा, यार मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ, तुम आ जाओ एक्सप्लेन कर दो व्हाट यू हैव रिटन ऑन द पेपर। करेक्ट। तो आंसर राइटिंग में बेसिक चीज ये है कि आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में है, वो आप पहली चीज पेपर पे उतार पा रहे हैं। अगर आप पेपर पे उसको उतार पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को दीजिए कॉपी कि भाई तुम इसको जैसा समझ रहे हो क्या। उसको वो पढ़ेगा, वो बताएगा कि हाँ इससे मुझे ये समझ में आया। अगर वो समझ आपके जो दिमाग में है उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर राइटिंग ठीक है। सेकंड चीज है कि आंसर राइटिंग आपकी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मान लो मेरे को कॉपी आ रही है, मेरे को 200 कॉपी चेक करनी है। इट्स ऑब्वियस एग्जामिनर आपके लिए अलग से, आपकी कॉपी के लिए अलग से आएगा नहीं। इट्स क्वाइट ह्यूमन टेंडेंसी। करेक्ट। तो एग्जामिनर आपके लिए अलग से आएगा नहीं। अगर आपको कॉपी चाहे तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपको मैं अगर 200 कॉपी दे दूं, आप एक कॉपी पढ़ोगे, दूसरी पढ़ोगे, तीसरी पढ़ोगे, 5-6 कॉपी के करेक्ट। बाद ना आपका दिमाग ना खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कॉपी बस पलटोगे, एवरेज नंबर दोगे। लेकिन अचानक से कोई कॉपी ऐसी आएगी जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है, जैसे फ्लो चार्ट यूज किए गए हैं या कोई कलर यूज किया गया है, मैप यूज किए गए हैं। तो आपको अचानक से वो लगेगा कि नहीं यार ये कॉपी थोड़ी अच्छी लग रही है, राइटिंग जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो आपको लगेगा ये कॉपी ठीक लग रही है, तो आप उसको पढ़ोगे, आप उसको एवरेज से ज्यादा मार्क्स दोगे। आपको ज्यादा मार्क्स ही तो चाहिए यार पेपर क्लियर करने के लिए। तो आप एवरेज से आपको थोड़ा सा बेटर करना है अपने पेपर पे। तो प्रेजेंटेशन। अब आपको इम्प्रूव कैसे करना है, तो इम्प्रूव में ये होता है कि जैसे साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड या सीबीएसई बैकग्राउंड, सीबीएसई ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रीलिम्स में। पर मेंस में क्या होता है, मतलब दे कांट प्रेजेंट देमसेल्व्स। जबकि जो स्टेट सर्विस वाले होते हैं उनका राइटिंग स्किल स्ट्रांग होता है, क्योंकि बड़े बड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में। तो उनका राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। लेकिन जो शहर से होते हैं तो हम लोग तो सीबीएसई से आया है इंटेलिजेंट है, पर वो प्रीलिम्स में इंटेलिजेंट है, और उसका वीक है मेंस। जो स्टेट से आया उसका प्रीलिम्स वीक है पर मेंस स्ट्रांग है। तो ये ना सबका कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, आप आंसर राइटिंग या तो छोटे छोटे आंसर राइटिंग करो कि आप अपने आप को, और अपना सबसे इजी वे होता है अपना डेली रूटीन लिख दो, पर थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में। एक दिन आप खराब लिखोगे, दूसरे दिन खराब लिखोगे, तीसरे दिन खराब लिखोगे, एक दिन आपको लगेगा यार मैं क्या बोरिंग बोरिंग लिख रहा हूँ। देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ क्रिएटिविटी लाओ। तो आप क्रिएटिविटी लाओगे, आप 3 महीना अपने डेली रूटीन डायरी भी लिखोगे ना, आप देखना कि ऑटोमेटिकली आप जो सोच रहे हो ना वो आप पेपर पे लिख पा रहे हो। ये इजी वे है। आप अगर 5 मिनट 10 मिनट भी लिख रहे हो, क्योंकि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, पर ये आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो गई। और दूसरा है कि अगर आपको बहुत फटाफट राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है कि मुझे बस फास्ट रिजल्ट चाहिए 3 महीने में, मैं तो मतलब आई आई हैव बीन द टॉपर, मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, तो ये तो मुझे फर्स्ट टाइम में करना है। तो फिर आपको राइटिंग स्किल हर दिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी पुराने पेपर्स हैं आप उस, जैसे कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में उस टॉपिक को उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप लिखिए। अपने आप पता चल जाएगा आपका। आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज होती है, वो ज्वाइन कर लिए, आपके जो भी कोचिंग में टीचर है उनको दिखाइए, वो अपने आप आपको फ्लो बताएंगे। पर जो फ्लो बताए ना उसको एज ए वीकनेस लेना है और इम्प्रूव करना है। ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं मैं 3 दिन बाद इंप्रूव कर लूंगा। अभी 3 दिन बाद इंप्रूव कर रहा हूँ, आपके पास 3 लाख लोग बैठे हैं। आप 3 दिन बाद इंप्रूव करोगे, उस 3 दिन में कम से कम 2,000 लोग इंप्रूव कर चुके होंगे। अब रैंक कितनी होती है, आप ऊपर से नीचे आते कब एलिमिनेट हो जाओगे। फिर देन यू विल गिव एन एक्सक्यूज कि यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अगली बार तो पक्का हो जाएगा। तो वो एक्सक्यूज मत दो यार अपने आप को, पहले ही एलिमिनेट कर लो अपनी वीकनेसेस। तो आपका आंसर राइटिंग वीकनेसेस है तो अपना जो भी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। क्योंकि आप उससे क्या होगा कि आप टाइम बाउंड प्रिपरेशन करोगे। तो जो वीकनेसेस है उसके लिए आप कोचिंग करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके लिए सेल्फ स्टडी करो, सिंपल। ग्रेट मैम, ग्रेट, रियली नाइस। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, तो चाहे वो एक काफी अच्छे बैकग्राउंड से आया हो, एजुकेशन बैकग्राउंड से आया हो, या फिर काफी लो बैकग्राउंड से आया हो, लेकिन जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एक फोबिया रहता है कि यूपीएससी आईएएस आईपीएस मेरे से नहीं हो पाएगा, एक तरह का एग्जाम से रिलेटेड फोबिया रहता है। देन हाउ टू डील विद इट?
हर जो आपने भी फेस किया हो कभी ऐसा? मैंने बोला ना लकीली फर्स्ट टाइम में निकल गया था तो आई कुडंट फेस इट, बट मैंने बताया ना डिमोटिवेट हो गई थी मैं प्रीलिम्स के बाद में, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो ये फीलिंग सबको आती है कि यार मुझ में वो बात है कि नहीं है, बिकॉज आई हैव द सिबलिंग्स, वो लोग बताते हैं अपने जो भी फियर्स है। तो सबको ये अटेम्प्ट में वो प्रॉब्लम आती है कि यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझ में वो बात है कि नहीं है। यार मुझे लगता है ना कि नोबडी कैन टेल योर फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर बताने वाला है वो भी अपना फ्यूचर नहीं बता सकता। तो आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ गलतियां की है सेकंड में सुधार लो। आप खुद अपना फ्यूचर नहीं बता सकते, कोई आपको फ्यूचर नहीं बता सकता। कोई ये बोलता है कि नहीं यार तुझ में वो बात नहीं, मतलब बाबा लोग जो होते हैं, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे हु आर द बाबाज। तो बाबा लोग ये बिल्कुल बोलते हैं सही यार बात। तेरे चेहरे में ना वो लुक नहीं है, तेरे चेहरे में ना वो आईएएस वाली बात नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड आईएएस वाली बात है, मुझे तो आज भी लोग बोलते हैं आपको मॉडलिंग करना चाहिए था। तो आईएएस आईपीएस वाली बात नहीं होती यार, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड इट्स योर स्टडी। अगर आप स्टडी में ठीक हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है, तो नो बडी कैन स्टॉप यू। लेकिन हाँ, आपको अपना जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते यार 2 दिन आपने पढ़ लिया, 2 दिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। अरे भाई लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी आप मैराथन की तरह दौड़ सकते हो, स्प्रिंट वो आप स्प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो इतनी बुक खत्म करनी, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल थिंग है। कुछ लोग होता है कि चलो नहीं ये पढ़ना है, तो कुछ लोग ऐसे चलो ड्रिंक करके भी, चलो मेरे को ड्रिंक करके बुक खत्म हो जाती है तो बुक खत्म कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं बिना सोए बुक खत्म कर दूंगा, तो बिना सोए चाय कॉफी पी के बुक खत्म कर रहे हैं। अरे इट्स नॉट योर टारगेट, आपको बुक खत्म करना टारगेट नहीं है। बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में गया नहीं गया, आप उसको पेपर पे ला पा रहे हो नहीं ला पा रहे हो, ये आपका टारगेट। तो आपका टारगेट पे रहो ना। आपको जर्नी खत्म नहीं करनी है, यू विल हैव टू एंजॉय द जर्नी। यूपीएससी की जर्नी आपके कॉलेज एग्जाम की तरह नहीं है कि एक महीना पढ़ाई की, एक महीना सारा बुक रख लिया और एक पेपर दे दिया। यूपीएससी को आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा, वो जुनून आपको चाहिए। आपको जुनून होगा, आप उस जर्नी को एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर इट, नो बडी कैन टेल यू योर फ्यूचर। मतलब मेरा तो एग्जाम भी हो गया, सोचो मेरे को तब भी नहीं पता था। और मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, एग्जाम क्लियर हो जाता है। इट्स गुड, अगर नहीं होता ओके है मैम। एक अटेम्प्ट वर्क करके द उसको बेस्ट थिंग इम्प्रूव। ओके मैम, द बेस्ट थिंग इज कि एंजॉय द जर्नी। जर्नी को एंजॉय करना है, ना कि इसको एक तरह से फोबिया लेके या फिर एक बर्डन लेके इसको, या चीजों को खत्म करने या लेट गो करने के तरीके से चीजें नहीं की जाती। मैम कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस जो आपके पर्सनली उससे रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ महाराष्ट्र कैडर एज आईपीएस ऑफिसर? Maharashtra is a best cadre for an IPS officer because there are commissionaries and commissioner में आप है ना आईपीएस ऑफिसर को ज्यादा पावर मिलता है। एंड सोसाइटी भी थोड़ा सा ड्रामेटिक और मूवी देखने वाली सोसाइटी ज्यादा है। तो वो लोग भी ना मूवीज में क्या दिखाते हैं, आईएएस को उतना दिखाया, आईपीएस को दिखाते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म ब्रिंग्स दैट ऑरा। तो यूनिफॉर्म में है कोई आपको अलग ही कॉन्फिडेंस एंड ऑरा मिलता है। तो इसीलिए ना लोगों को यूनिफॉर्म का क्रेज है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दीज आर कॉल्ड बेस्ट कार्डर्स फॉर एन आईपीएस ऑफिसर। तो महाराष्ट्र का ऑब्वियस है, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस और लाइफ यार, आप जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस और लाइफ कहाँ भी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दो। आप एग्जाम दे रहे हो तो बेस्ट दो। आप कहीं मूवी भी देखने जा रहे हो तो बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो। उसके बाद आप जॉब कर रहे हो तो अपना डेडिकेशन पूरा दो। तो इंजॉय करो, सिंपल सी बात है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें हार्डवर्क दो, इंजॉय करो, देन यू विल क्रिएट योर नेम। इट्स ए सिंपल स्ट्रेटजी कि हाँ। तो मुझे महाराष्ट्र भी अच्छा था एंड नाउ झारखंड इज ऑल्सो गुड, क्योंकि झारखंड एक अलग तरीके की आपको पुलिसिंग सिखाता है। यहाँ पे ऑब्वियस है कि आईपीएस ऑफिसर से आईएएस इज ए प्रायोर पोजीशन, बट यहाँ पे आपको चैलेंजेस ज्यादा है। क्योंकि चैलेंजेस है क्योंकि यहाँ पे लॉ की नॉलेज नहीं है बहुत लोगों को। जैसे आप 100 लोग हैं तो 100 में 30% लोगों को होगा लॉ पता होगा, 70% को नहीं पता। तो आपको बेस से उसको बताना पड़ेगा कि भाई एफआईआर का ये मीनिंग है, इसका रिजल्ट ये है। तो ये एंजॉय दिस, क्योंकि सोसाइटी ये भी है, सोसाइटी वो भी है। एंड यूपीएससी का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ऐसे स्टेट में भेज देते हैं जो आपका स्टेट नहीं है, जहां आपके रिलेटिव नहीं है। और हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तब ग्रुप ढूंढते हैं, जब आप जॉब करते हो ना यू डोंट हैव एनी ग्रुप। इफ यू आर अ गर्ल
यूपीआर बॉय, अगर आपके जो भी पार्टनर हैं वो अगर जॉब में है तो आपको अकेले ही रहना है, डिस्ट्रिक्ट में आप अकेले रहते हो, अकेले आपको मैनेज करते हो, अगर प्रेशर है तो भी अकेले ही उसको मेंटेन करते हो। लेकिन लोग तैयारी में सोचने लगते हैं नहीं अकेले नहीं हो सकता यार। अरे भाई पूरी जिंदगी आपको अकेले जॉब करनी है तो अभी आप अकेले नहीं करोगे तो कब करोगे? उसके बाद भी अकेले, लेकिन लोग पार्टनर ढूंढने लगते हैं। मतलब राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रेक्शन जो होता है वो पार्टनर ढूंढने की वजह से होता है। मतलब टीवी ऑफ ओरिजिनल में भी दिखाते हैं कि जब वो छोड़ता है उसके बाद उसको वो अचीवमेंट मिलती है, बट दिस इज ट्रू ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको अकेले ही मेहनत करनी है, अकेले ही पढ़ना है। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है आपकी स्टडी में तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहा क्योंकि जॉब में आपको पूरा टाइम लाइफ टाइम अकेले ही रहना है। इफ यू हैव हाउस वाइफ देन इट्स नहीं करता। मतलब हम लोगों की जनरेशन में हाउस वाइफ भी सोचती है कि यार मैं नहीं रहूंगी छोटे जगह में, तो आपको अकेले रहना है। तो अकेले रहना है तो भाई प्रिपरेशन में लाइफ वेस्ट नहीं होगी। तो लाइफ को यूज करो एंड महाराष्ट्र हो या कोई भी कार्य हो, क्योंकि अभी तो रैंडम कार्य मिलता है। पहले हम लोगों के पास चॉइस थी, अभी रैंडम कार्य मिलता है। तो रैंडम कार्य में तो यार आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी लैंड कर सकते हो। तो यू विल हैव टू एडजस्ट विद द सिचुएशन एंड एवरीबडी आई थिंक एडजस्ट वेल। और सब इंजॉय करते हैं कि भी हाँ लोग हैं, क्योंकि आपको सर्विस करनी है। सर्विस आप किसी की भी करो एज ए ह्यूमन बींग। आपको लगता है किसी भी ह्यूमन की या किसी भी स्टेट के जो भी सिटीजन है जो भी है उसका आप अगर सर्विस कर रहे हो तो बस आपको सर्विस करनी है। आप अपनी स्टेट के करो, अपने विलेज के लोगों की करो या बाहर के किसी की करो, ऑल आर सेम एंड ऑल गिव यू द रिस्पेक्ट। मैम से मैंने पूछा था एक सवाल था, लेकिन काफी सारे डाउट्स का उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है जवाब। मैम नेक्स्ट के जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बताया था कि 2 ईयर बैक आपने महाराष्ट्र कैडर से झारखंड मूव किया। तो मैम ये पूछना चाहूंगा कि दोनों ही जो स्टेट है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी अलग है, कल्चरली, ज्योग्राफिकली, और आपने क्या क्या चेंजेस देखे जो महाराष्ट्र और झारखंड में काफी डिफरेंट है। दोनों स्टेट के बीच में आपको वहां पर एज ए आईपीएस ऑफिसर और झारखंड में एज ए आईपीएस ऑफिसर कल्चरली और ज्योग्राफिकली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कल्चरली जैसे महाराष्ट्र है ना सिटी लाइफ है, तो आपको जो लोग मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सिटी वाले ही मिलेंगे, तो क्राइम जो होंगे वो भी सिटी वाले क्राइम होंगे। दूसरा है कि लोग अंडरस्टैंडिंग है लॉज की, उनको जानकारी है क्योंकि एजुकेटेड है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक बेसिक लेवल से ऊपर उठ के उनके लिए काम करो या फिर कुछ डिफरेंट करो या कुछ इनोवेटिव एड ऑन करो, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टमेटिक का डर है। तो जब सिस्टम बना हुआ है तो आपको हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एड ऑन करो, कुछ नया उस सिस्टम में डालो, क्योंकि पुराना तो चल ही रहा है सिस्टम में। और आपके जो भी जूनियर्स होंगे वो बहुत ही टैलेंटेड या बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। आप बीए करके आओगे, आप देखोगे कोई एमबीए करके आपका कांस्टेबल है। इट हैपेंस इन महाराष्ट्र। तो आपको वो करना है ना, आपका जूनियर है, आपको उसको देना है। आप उसको इलॉजिकल वे में नहीं बोल सकते कि यार तुम ये जाओ ये मेरा सब्जी खरीद लाओ, बेटा यू कांट डू दिस, यू कांट आस्क हिम टू डू योर पर्सनल वर्क। तो है ना, आपको थोड़ा सा उसमें सिस्टमेटिक वे में अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए वर्क करना पड़ता है। दूसरा पब्लिक आती है एफआईआर लिख के ऑलरेडी लाती है, दे नो दिस सेक्शंस कि कौन से सेक्शन है, आप इन सेक्शन में एफआईआर कर दो। आप एक सेक्शन हटाओगे दे विल आस्क यू अरे ये सेक्शन क्यों हटाया यार, ये तो मेरे को पता है ये है, ये सेक्शन है, मैंने तो पढ़ा है, गूगल किया है, मैंने तो आईपीसी सीआरपीसी सब पढ़ के रखा है। तो पीपल डू दैट, दे नो द लॉ। और आपको लॉ के अकॉर्डिंग फिर आपको भी लॉ ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप उससे बेटर जानते हो, तभी यू आर द सेवियर ऑफ द लॉ ना। तो ये है झारखंड में जब आप आते हो तो लोगों को लॉ नहीं पता है, ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड होगा उसको भी लॉ का थोड़ा सा कम है, या फिर उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, फोकस एरिया नहीं रहा है। और यहाँ पे सिटी नहीं है, थोड़ा सा विलेज टाइप का बैकग्राउंड है, फार्मर्स ज्यादा है, ट्राइबल लैंड है। तो यहाँ पे आपको जो चैलेंजेस होते हैं वो नक्सल चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, आपको नक्सल में ऑपरेशन करने होते हैं कंटिन्यूसली। तो वहां पे आपकी सिटी था, सिटी वाले लोग मिलते हैं, यहाँ पे नक्सल होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन में आते हैं, जिनको लो तो दूर की बात है उनके साथ क्राइम हो जाता है, और जो दूसरा पर्सन होता है उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी कर देता है। तो बेसिकली विक्टिम के ऊपर एफआईआर भी होती है। तो महाराष्ट्र में यू कांट डू दैट, बट झारखंड में ये होता है कि विक्टिम भी है, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया, उसको अक्यूज भी बना दिया। तो हम लोगों को ना बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट सो एक्सप्रेसिव। तो वो बता भी नहीं पाएगा कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मैंने क्राइम नहीं किया है, तो वो बता भी नहीं पाएगा। वो फेस एक्सप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि वो डरते हैं, डर बहुत है पुलिस का। तो वो आपको धीरे धीरे फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे झारखंड में आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि वो आगे आए, अपनी बात रख सके। उसको आप 3 बार पूछोगे तो वो अपना जवाब देगा। तो ये कल्चर डिफरेंस ना बहुत अलग है। वो एकदम सिटी एरिया है, ये एकदम विलेज एरिया है, विलेज बैकग्राउंड के लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। लेकिन हाँ बोथ आर गुड, मतलब बोथ स्टेट्स आर गुड, बोथ पीपल मतलब बोथ स्टेट्स पीपल दे आर ऑल्सो गुड।
तो अलग है, डिफरेंट है, चैलेंजिंग है। वो भी वहाँ कुछ अलग चैलेंजेस थे, वहाँ पे सिटी लाइफ होने की वजह से रात में भी क्राइम ज्यादा होते हैं। यहाँ पे 8 o'clock के बाद लोग अपने अपने घर में होते हैं। यहाँ पे क्राइम का जो होता है अर्ली मॉर्निंग होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंट है, जो बहुत मतलब ब्रॉड वे में बताने का तो कुछ वो नहीं लग रहा सेंस, लेकिन हाँ बहुत आर डिफरेंट। रियली रियली नाइस मैम। अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कोई जब भी लेक्चर सुनते हैं तो वहाँ जो उसकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा अलग पता लगता है, लेकिन आप उस ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से इस चीज को जानते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स को आपने बताई। थैंक यू सो मच मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक तरह से कहा जाए तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान एक सिलेबस का पार्ट भी है, जिसमें आपने अभी चर्चा भी की थी नक्सलिज्म की। मैम उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि राइट नाउ यू आर पोस्टेड एज ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लहरदगा। इट्स लोहरदगा, सर लोहरदगा। लोहरदगा लोहरदगा हम्म। में आई नो थोड़ा अलग से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, गुमला रांची के पास में। हम्म। एंड वी वी आर ऑलरेडी नो कि मतलब वहाँ की जो प्रॉब्लम क्या है वो सब जानते हैं कि नक्सलिज्म। तो मैम इस चीज के लिए किस चीज को हम जिम्मेदार माने, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार माने या सेंट्रल गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेट्स को या फिर एक स्थानीय लोगों को जिम्मेदार माने, और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और ये अगर सॉर्ट आउट होती है तो किस तरीके से सॉर्ट आउट होगी? बिकॉज मैम हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कोई टीचर से जो कोचिंग्स के अंदर हमारे को समझाएगा कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स है। बेसिकली दंतेवाड़ा सुकमा वो एक बहुत ज्यादा हाईली अफेक्टेड है। यहाँ पर तो थोड़ा आई नो कि जितना हम समझ पा रहे हैं कि तो बहुत कम लेवल पर है, लेकिन फिर भी मैम आप बताइए कि ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, मतलब एक किस चीज को हम रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं इस चीज के लिए? नक्सल जब डेवलप हुआ था तो मुझे लग रहा है कि आइडियोलॉजी की तरह डेवलप हुआ था कि भी जो भी उस टाइम तो मतलब अंग्रेजों का जमाना था कि ये हम जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी कि ये गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है। पर अभी की जो गवर्नमेंट है वो तो अगेंस्ट नहीं है, आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जाके। पहले की गवर्नमेंट जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी उसका एक मोटो था कि भी अपना पैसा कमा के अपना निकल लेना है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। पर अभी की गवर्नमेंट का क्या है, वो टैक्स लेती है तो वहीं पे इन्वेस्ट करती है। तो वो रोड भी बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं और हॉस्पिटल भी बनाते हैं और चलाते भी है। मतलब कोरोना में तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया इंडिया को, इट्स मतलब क्वाइट अप्रिसिएबल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है ना कि वो गवर्नमेंट तो इम्प्रूव हो गई। तो गवर्नमेंट जो थी उस वक्त वो इम्प्रूव हो गई, उसका मोटो भी इम्प्रूव हो गया। लेकिन जो आइडियोलॉजी थी करेक्ट। वो लोगों में जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही। वो इस चीज को लिंक को नहीं तोड़ पा रहे कि भाई अभी जो गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट हम थे वो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। मतलब इट्स क्वाइट ना कि अगर मान लो मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट हूँ, वो बुरा है तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन वो अच्छा हो गया तब भी मैं उसके अगेंस्ट चले जा रहा हूँ, तो इट्स रॉन्ग। तो अभी वही है, मतलब नक्सल्स को लगता है कि अभी भी वैसी गवर्नमेंट है, अभी भी हमारे अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है। तो वो आइडियोलॉजी पास होती है। दूसरा कि नक्सल्स में जनरली ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जब छोटे छोटे होते हैं तभी उनको ले जाया जाता है, तो उनका माइंड वॉश अच्छे से हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो जनरली ज्यादा तो पुलिस ही दिखता है, क्योंकि जंगल में पुलिस ही दिखती है ऑब्वियस है, बाकी लोग तो मेन एरिया में रह जाते हैं। तो उनको लगता है ये तो हमारे अगेंस्ट ही है, ये उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अरे भाई वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट अलग थी, वो अंग्रेजों की पुलिस अलग थी, दिस इज द पुलिस फॉर वेलफेयर। तो ये पुलिस जो है वेलफेयर के लिए। लेकिन वो नक्सल को नहीं, उसको अभी उसका वो चेन टू चेन जनरेशन चला जा रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा लिखा ही नहीं की, वो उसी आइडियोलॉजी चिपका है जो 70 साल पहले थी, 50 साल पहले थी। उसने नेक्स्ट जो नक्सली नया है उसको भी यही सिखाया कि गवर्नमेंट अगेंस्ट है। अब वो इतना लॉजिक नहीं लगा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट चेंज हो गई है, ये हमारे भले के लिए। तो एक तो वो लॉजिक ही नहीं है और आइडियोलॉजी वो मिसयूज हो रही है। तो आइडियोलॉजी मिसयूज हो रही है। दूसरा है कि पहले के जो नक्सल थे वो आइडियोलॉजी पे वर्क भी करते थे कि ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, ये नहीं करना। अभी जैसे यहाँ लोहरदगा है या इसके आसपास का जो भी एरिया है, ये लोग प्रेशर आईडी यूज करते हैं। तो प्रेशर आईडी में क्या होता है ना कि पुलिस के लिए हार्मफुल है तो गांव वाले के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि प्रेशर आईडी तो आपके टैग तो देखेगी नहीं कि आप कौन हो। वो तो उसमें तो जो डैमेज होना है वो हो गई, गांव वाला भी मरेगा, फोर्स भी उसमें डैमेज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि नक्सली जो है पहले आइडियोलॉजी थी, अभी वो इंडिविजुअल बेनिफिट हो गया। जैसे होता है कि सिटी में कोई क्रिमिनल गैंग होता है, वैसे ही जंगल एरिया में क्या होता है वो नक्सल से, तो अभी वो क्रिमिनल गैंग में कन्वर्ट हो गए। तो अभी वो दे आर नॉट वर्किंग ऑन आइडियोलॉजी। कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पे लोग अभी भी आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं जो सिविलियंस को हार्म नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है जो सिविलियन एंड फोर्स दोनों के लिए सिमिलर टाइप से काम कर रहे हैं। तो वो है ना उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं जो अपडेटेड नहीं है। वो पुरानी आइडियोलॉजी थी बट इट्स नॉट अपडेटेड नाउ। उनको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चेंज हो गया, मोटो चेंज हो गया, एक्शन चेंज हो गया, एक्शन पॉइंट चेंज हो गया, और दे कांट हार्म द सिविलियन। सिविलियन का हार्म करे तो क्रिमिनल गैंग हो गया ना। अब उसी की तरह हुआ, क्रिमिनली हो गया एक तरीके से। अगर आप गांव वाले को हार्म करो, आप आइडियल कर रहे हो, गांव वाले की डेथ हो जा रही है, किसी की लाइफ चली जा रही है, उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो यू कांट से कि भी हाँ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जंगल को। अरे भाई आप जंगल में आईडी लगा रहे हो, आपका गांव वाला उसमें मर जा रहा है, तो आप जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करो? तो जंगल में जा नहीं सकता डर की वजह से। एक इसका मतलब पूरा गांव वाला जंगल जाएगा नहीं, तो जंगल का प्रोटेक्शन जो आप लोगों को खत्म हो गया। आप प्रोटेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से विलेजर्स को। अरे भी जब अभी स्कूल नहीं चलने दे रहे, आप विलेजर्स को जंगल में नहीं जाने दे रहे हो,
तो फिर विलेजेस को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो अभी जो है ना वो आइडियोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है, दे आर कंफ्यूज कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ को लगता है कि हम आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं और वही पत्थर की लकीर है कि हम उस पर चले जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट अगेंस्ट है, कौन सा गवर्नमेंट अगेंस्ट है, पब्लिक को भी उसमें बीच में डैमेज हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है ये सही हो गया या जो भी है। तो वो आइडियोलॉजी बहुत डिस्टर्ब तरीके से हो गई है। तो अभी हम अक्सर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की वीकनेस है या फोर्स की वीकनेस है। तो अभी क्या है वो इंडिविजुअल बेनिफिट पे आ गया है, इंडिविजुअल ग्रुप के बेनिफिट पे आ गया। तो अभी लिंक कलेक्शन पैसे का रिक्वायरमेंट या कुछ लोग आइडियोलॉजी पे, तो अलग अलग लोगों का मोटो है, अलग अलग लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं। बट हाँ, पुराने जमाने से अभी नक्सल डिफरेंट है। अभी हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरे कि इससे होता क्या है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि जिस गांव में नक्सल का रहता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाता। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाएगा तो स्कूल नहीं चलेगा, हॉस्पिटल नहीं चलेगा, बना भी दोगे तो उसमें स्टाफ नहीं होगा। तो स्टाफ नहीं होगा ना, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी एजुकेशन से वंचित रह जाती है। तो जो उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? तो इम्प्रूवमेंट इसीलिए स्लो है क्योंकि कुछ एरियाज है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पहुंचेगा तो दे विल डैमेज। तो उसके बाद स्कूल बन गया तो भी दे विल डैमेज। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है, वो सबका एफर्ट लगेगा एंड कंबाइंड एफर्ट, और स्लो स्लो लोगों को समझ में आएगा, एजुकेशन आएगा तो इट विल इम्प्रूव। तो ग्रास रूट लेवल पर जो क्या चीजें हैपन हो रही है उस चीज के बारे में मैम ने हमसे काफी डिटेल में बात करी। तो मैम जाते जाते मैं एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज सक्सेस मंत्रा ऑफ आईपीएस प्रियंका मीना मैम फॉर ऑल ऑफ अस। यार सक्सेस मंत्र सिंपल सी बात है, आप जैसे हो वैसे रहो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस रखो कि आप अच्छा कर रहे हो, फिर आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज राइट है तो आप उसको करो। डोंट बी स्केर्ड कि नहीं मैं इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मत सोचो। क्योंकि आपको है ना, मतलब मुझे लग रहा है एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना इट्स क्वाइट इजी, जॉब के बाद जो चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं इट्स अनइमेजिनेबल। तो आप है ना अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा है, डोंट डोंट थिंक लाइक दैट। अभी तो स्टार्ट हुई आपकी जर्नी। तो एग्जामिनेशन में मुश्किल कुछ नहीं है, आप जस्ट यू हैव टू सिट एंड रीड। आप वही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप करो इसको। आप ये मत सोचो यार मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा यार? आप आपको बताओ, मैं आपको स्विमिंग पूल है, मैं आपको बोलूं चलो जंप कर जाओ, जंप कर जाओ, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपके फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप जंप करने के लिए तैयार नहीं हो, आप मना मना ना 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 कर रहे हो। तो ऑब्वियस है पिछले जो खड़ा होगा उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि जंप करेगा? अगर उसको मान लो शर्त भी लगा रही है तो बोलेगा नहीं यार ये नहीं जंप करेगा, ये नहीं जंप करेगा। ऑब्वियस है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बोले यार इससे एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपके फैमिली भी बोलेगी यार इससे नहीं हो पाएगा। तो वो पहले तो आपको कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अवॉइड योर कैपेबिलिटी। एवरीबडी हैज सम कैपेबिलिटीज की, सबके अलग अलग होती है, वीकनेसेस भी होती है। तो वीकनेसेस अपना दूर करो और बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अवॉइड योर कैपेबिलिटीज। रियली रियली थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी डिटेल में जो हमने जितना हम सोच नहीं पा रहे थे उससे ज्यादा आपने जाके और काफी डिटेल में एडवांस चीजें जो हमें नहीं पता थी उन सब चीजों के बारे में आपने बताया। आपके इस बिजी शेड्यूल में से जहाँ पर आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां से आपने टाइम निकाल के हम सबके बीच में आप आए। थैंक यू सो मच मैम अगेन। मैं इस सिविल सर्विस प्रिपरेशन पेज की इस फैमिली की तरफ से आपको आपके कमिंग फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका सिविल सर्विसेज जो भी प्रिपरेशन पेज है, एटलीस्ट इट्स हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स। एंड जब हम लोग एस्पिरेंट्स थे तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, इंस्टा ये सब इतना यूज नहीं होता था। बट हाँ इट्स क्वाइट हेल्पफुल, अगर किसी को कुछ उसके सवालों का जवाब मिलता है तो इट हेल्प्स अ लॉट। रियली मैम अनबिलीवेबल जर्नी योर। थैंक यू सो मच मैम अगेन। बाय टेक केयर मैम।